हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप हाउ टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एज गेट एग्ज़ाम, नेट, जेस, टिफर और ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनको कैसे क्रैक किया जाए। तो कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अगर हम चलें और उसके हिसाब से अगर प्रिपेयर करें तो हम इन एग्ज़ामों को बहुत ईजीली क्रैक कर सकते हैं और बहुत कम एफर्ट के साथ में इन्हें क्रैक कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो हमारी इस तरीक़ा से हो कि लीस्ट जो हमारा एफर्ट लगे और आउटपुट हमारा मैक्सिमाइज हो जाए। जनरली जो बच्चे तैयारी करते हैं वो बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि हमारा एक कर्व होता है एफर्ट का और आउटपुट का। तो अगर हमारा एफर्ट और आउटपुट कर्व अगर स्ट्रेट लाइन चलता है कि जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं आउटपुट भी हमें ऑब्टेन हो रहा है तो हमारे लिए सिलेक्शन की राहें आसान होती हैं। और अगर हम एफर्ट लगाए जा रहे हैं और हमें आउटपुट नहीं मिलता तो हमारे लिए सिलेक्शन फिर मुश्किल होने लगता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि आप जो एफर्ट है उसको और जो हमारा आउटपुट है उसके कर्व को लीनियर रखें। वो तेज़ी के साथ बढ़ना चाहिए कि एफर्ट हम कम डालें और आउटपुट हमें ज़्यादा मिले। तो अगर आप इस तरीक़ा से प्रिपेयर करते हो तो फिर आपके लिए राहें आसान हैं। सभी कंपटीशन आप जो भी पीजी लेवल पर एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको बहुत ईजीली क्रैक कर लेंगे। जो यूजी लेवल पर जो आईआईटी जेम जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं फिजिक्स में वो ईजीली क्रैक कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेटजी यही है कि आप सदा ये ध्यान रखें कि आप इतना ज़रूर याद रखें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि सेलेक्टर और रिजेक्टर का जो गैप है वो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो यही गैप है कि सेलेक्टर केवल काम की चीज़ें पढ़ता है और रिजेक्टर जो है आधी ऐसी चीज़ें पढ़ता है जो कभी पेपर में आनी नहीं है और वो बेकार की चीज़ों को पढ़कर अपना समय ख़राब करता है। तो याद रखें, सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी में बताना चाहूँगा कि ये जो प्लानिंग है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने की, सब एक दूसरे की प्लानिंग को फॉलो ना करें, अपनी प्लानिंग जो है अपने हिसाब से प्रिपेयर करें, क्योंकि सबकी प्लानिंग अलग अलग चलती है। जैसे बहुतों के कंसेप्ट मजबूत होते हैं तो उनके लिए अलग प्लानिंग होती है, जिनके कंसेप्ट वीक होते हैं उनकी प्लानिंग अलग होती है, जिनकी कुछ पर्टिकुलर बुक्स जो है वो ज़्यादा बेटर होती हैं उनकी प्लानिंग अलग होती है, जिनकी ख़राब होती हैं बुक्स कुछ पर्टिकुलर तैयार नहीं होती उनकी अलग रहती है। तो प्लानिंग पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है और इस हिसाब से चेंज करनी चाहिए कि हमारा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्या वीक पॉइंट है। तो प्रिपरेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप बेसिक कंसेप्ट से ही तैयारी शुरू करें। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जाएँ तो सदा बेसिक कंसेप्ट को पढ़ें। बेसिक कंसेप्ट में भी सदा याद रखें कि आप सदा 12th स्टैंडर्ड से ही जो रेफरेंसेज हैं 10+2 के लेवल के वहाँ से शुरू कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जो हमारे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की बुक आती है एस सी वर्मा उनको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने एस सी वर्मा को नहीं पढ़ा है पहले तो जो भी आपने 12th के लेवल पे बुक्स पढ़ी हैं, जो भी रेफरेंस पढ़े हैं उन्हीं बुक को जो है वो फॉलो करें। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जो हमारा कंसेप्ट है ऐसा ना करें कि पूरी की पूरी बुक ही पूरी पढ़ें, बल्कि इस तरीक़ा से कर सकते हैं कि अगर सपोज किया हम मैकेनिक्स की तैयारी कर रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स करना चाहते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स को नीचे से शुरू करें। सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स को 12th 10+2 स्टैंडर्ड से पढ़ें, फिर उसी बुक को ग्रेजुएशन के स्टैंडर्ड पर पढ़ें, फिर उसी को पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टैंडर्ड पर पढ़ें। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में जो आगे का हमारे पेपर्स हैं 10 ईयर्स के उनके क्वेश्चंस निकालें। साथ साथ जो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने के जहाँ से क्वेश्चंस 10 ईयर्स के करके लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ से एक हॉट टॉपिक लिस्ट बना लें कि ये हमारे हॉट टॉपिक्स हैं। और कोशिश ये करें कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो कंसेप्ट हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगा लें। जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ये जो है की है। कभी भी ये ना करें कि एक ही पर्टिकुलर पेपर्स के अंदर बहुत सारे रेफरेंस ले लें, वो आपके लिए उचित नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बुक्स जो है वो रख के चलें और उन्हीं को बहुत अच्छे से तैयार करके चलें। मैं थोड़ा सा बुकों का भी एनालिसिस में हल्का सा आइडिया दूंगा कि अगर आप इन एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से गेट, नेट, पार्क, जेस और टिफर की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बुकों को फॉलो करें, किस तरीक़ा से उसका क्रम रख सकते हैं। जैसे आपको सपोज किया क्वांटम मैकेनिक्स तैयार करनी है तो क्वांटम पर बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे पहले एस सी वर्मा से जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसे पढ़ लें 12 के स्टैंडर्ड पे। उसके बाद जो थोड़ा सा आगे जाएं ग्रेजुएशन के लेवल पे पढ़ लें, BS अग्रवाल के रेफरेंस को पढ़ सकते हैं, या जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स जो ऑर्थर बीजर में दे रखा है उस वाले पोर्शन को सारे को पढ़ सकते हैं। और 2 बुक्स जो है इम्पोर्टेंट बुक आती हैं, एक हमारी जो बहुत ही अच्छा रेफरेंस जिसे मैं कहूँगा गेविक जे ग्रिफिथ आती है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, उसको कर लें।
और एक जो हमारी बुक है जेकली वाली उसको कर लें। तो अगर इतना ही आप कर लेते हैं तो इतना सफिशिएंट है क्वांटम मैकेनिक्स में, उससे ज़्यादा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं से जो प्रॉब्लम्स है वो सब इन्हीं से कवर हो जाती हैं। तो आप इतना ही रेफरेंसेजों को रखें, ऐसा ना करें कि और 3-4 बुक ले ली और उसके बाद में उनमें प्रैक्टिस लगाते रहे, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसी तरीक़ा से हम जैसे कुछ बुक ऐसी हैं कि जो केवल एक ही बुक से तैयार हो सकती हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स में आप एच के दास ही ले लें और एच के दास में मार्क कर लें कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हमारे सिलेबस में हैं, उन टॉपिकों को पढ़ लें तो उतने से ही हमारा काम चल जाएगा, हमें उससे अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कई बार तो क्या होता है कि सेलेक्टेड बुक में भी पर्टिकुलर पूरे के पेपर की एक ही बुक से हमारा पूरा का पूरा कोर्स कवर हो जाता है, तो उसमें हमें निश्चित तौर से बेनिफिट रहता है। और उसी बुक को कई बार प्रैक्टिस करें, मैथमेटिकल फिजिक्स को बहुत साउंड करके चलें। उसमें भी 4 बुक्स जो है मैं कहूँगा इन्हीं कम्पिटिशन एग्जाम में मैं अगर कहूँ तो 4 जो हमारी रेफरेंस हैं उनके मैं चारों के वो रेफरेंस भी बता रहा हूँ। क्वांटम के मैंने अभी बताए, मैथमेटिकल फिजिक्स में बताए। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप कर सकते हैं, या तो आप DS माथुर को पढ़ सकते हैं जो हमारा ग्रेजुएशन के लेवल पे, और उसके साथ साथ जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे क्लासिकल मैकेनिक्स गुप्ता कुमार का रेफरेंस ले सकते हैं। और उसके अलावा तकवाल एंड पुरानिक की बुक है उसे पढ़ सकते हैं। तो आप केवल इतना भी कर लेंगे तो वो भी काफ़ी है, तो इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्लासिकल बहुत छोटी सी बुक है, बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाती है और इसका आउटपुट भी मार्वेलस होता है, तो आप उसको कर सकते हैं। EMT थोड़ी लेंथी बुक है, लेकिन EMT को भी कवर करें, क्योंकि 4 बुक्स मैंने यहाँ लिखी हैं। मैं इसको आधार बना के ही चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। फोकस बुक में क्वांटम मैकेनिक्स में अभी बता ही रहा था, बहुत फोकस बुक है। क्वांटम मैकेनिक्स से आपको इंटरव्यू में बेनिफिट देगी, क्योंकि लगातार क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस होती है। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली बुक है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत अच्छे से पकड़ बना के चलें। EMT की बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसे 3 पोर्शन में अच्छे से तैयार करके चलें। EMT के भी मैं कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंसेज बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड रेफरेंसेज में जो EMT में आप पढ़ सकते हैं, हिमालयन पब्लिकेशंस की आती है, जो हमारी रेफरेंस है हिमालयन पब्लिकेशन का, वो चलता है। इसमें बहुत जो है अच्छे रेफरेंस जो है इसमें मिल जाते हैं EMT में। लेकिन सोम सीरीज है वो भी हमारी बहुत अच्छी है, हिमालयन पब्लिकेशन की बुक है वो भी बहुत अच्छी है। और एक जो बहुत ही बढ़िया बुक मैं कहूँगा ऑन द बुक जिसे कहेंगे, वो हमारी आती है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स डेविड जे ग्रिफिथ, उसको ले लें। मैं खुर्जा से जो प्रोफेसर्स हैं उनकी जो बुक आती है तायल साहब की, उसको पढ़ सकते हैं। तो एक तायल पढ़ लें, ग्रेजुएशन के लेवल का सब कवर कर लेती है, और सोम सीरीज कर लें और डेविड जे ग्रिफिथ की बुक कर लें। तो ये 3 बुक से ही एनफ रहता है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ जो ये इसके ऊपर मैथमेटिकल में मैंने कहा है एस चांद की पब्लिकेशन की बुक आती है, वो एच के दास, उसको पढ़ लें। क्लासिकल के रेफरेंस मैंने बताएं। तो ये हमारी फोकस्ड बुक हैं, 4 बुक, इनके चारों के मैंने रेफरेंस भी बता दिए हैं, और इनकी सबकी जो प्लानिंग स्ट्रेटजी है वो भी मैंने डिस्कस की है। आगे कुछ और डिटेल डिस्कशन दूंगा इनकी प्लानिंग के ऊपर कि कहाँ से हॉट टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, वो भी मैं डिस्कस करूँगा आगे किसी पर्टिकुलर वीडियो में। उसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि जब भी कोई भी बुक पढ़ें तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ें। आप अपने सिलेबसों को रख लें। चाहें आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि गेट का जो सिलेबस है वो थोड़ा शॉर्ट है, तो गेट के जो तुम्हारा शॉर्ट सिलेबस है उसमें आप देख लें कि केवल वही टॉपिक करें। केवल बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो केवल गेट को ही फोकस करना चाहते हैं, तो गेट के सिलेबस के हिसाब से पढ़ें। उसके अलावा जो नेट का, जेस्ट का, टिफर का सिलेबस है उसको भी रखें, और कोशिश ये करें कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस को मार्क कर लें। जब भी कोई बुक पढ़ें तो सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ें, सिलेबस से बाहर की सब चीज़ों को स्किप कर जाएं। मैंने देखा है कि बुक जो है पूरी लास्ट से लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक बच्चे करते हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे पढ़ते हैं जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो वो निश्चित तौर से नुकसान करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी पढ़ते हैं जो हमें कोई भी लाभ नहीं देती हैं। तो आप जो है सेलेक्टिविटी रखें, कंटेंट को केवल सेलेक्टेड पढ़ें, और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट जो जैसे ही मैं बता रहा था, और उसके साथ साथ जो सिलेबस है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ें, ऐसा ना करें। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत लेंदी प्रॉब्लम्स हैं, उनको स्किप कर जाएं, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चंस ना तो फिजिबल हो पाते हैं ना वहाँ सॉल्व कर पाते हैं। तो याद रखें कि जो क्वेश्चंस आपको
10 से 15 मिनट में सॉल्व हो रहा है, केवल उतना ही करें। ऐसा ना करें कि आधा घंटे की प्रॉब्लम्स है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग रहे हैं, क्योंकि इतने लेंथी क्वेश्चंस वहाँ बन नहीं पाते और ना ही हो पाते हैं। तो आप ये भी रखें कि स्मार्ट प्रिपरेशंस में ये भी ध्यान रखें कि जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है उस हिसाब से करें कि समय के अंदर क्वेश्चंस कवर भी हो जाए। अगर क्वेश्चन बहुत लेंथी जा रहा तो उसको स्किप कर जाए, आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि आपका सिलेक्शन से 1 या 2 प्रॉब्लम से तय नहीं होता और होल द सिलेबस है उससे तय होता है। तो ये भी एक प्लानिंग के तहत ये भी ध्यान रखें। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर बुक को कर रहे हैं तो एक ही बुक को पूरी की पूरी तैयार करें। जैसे आप एक ही समय पे ऐसा कर सकते हैं कि 2 बुकों को साथ लेकर चलें। सुबह की शिफ्ट में पढ़ने की में एक बुक रख लें और शाम के लिए एक अलग से बुक रख लें। खास तौर से जो मॉर्निंग की शिफ्ट है उसमें सबसे जो क्रूशियल बुक हैं, ये मैं अभी 4 बुक बताना चाह रहा हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स, CMT, मैथमेटिकल और क्लासिकल। मॉर्निंग शिफ्ट में इन बुकों को रख सकते हैं, कोई सी को एक बुक को, और उसके साथ साथ सपोर्ट करने में जो बाकी की 4-5 बुकें उन बुकों को इवनिंग में रख सकते हैं, क्योंकि वो छोटी बुकें और जल्दी से कवर हो जाती हैं। उनमें कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो उसमें आपको निश्चित तौर से बेनिफिट मिलेगा। तो 2 तरीका से बांट लें, एक मॉर्निंग शिफ्ट बांट लें और एक इवनिंग शिफ्ट कर लें। मॉर्निंग शिफ्ट में क्रूशियल बुक रखें, क्योंकि मॉर्निंग में जो हमारा माइंड है वो काफ़ी फ्रेश रहता है, और फ्रेश माइंड के साथ में जब हम कोई बुक करेंगे तो वहाँ हमारी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मॉर्निंग शिफ्ट में इन बुक को रखें और एक ही समय पर, क्योंकि एक ही बुक को अगर पूरे दिन पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ी बोरियत होने लगती है। तो इस वजह से उस बोरियत को कम करने के लिए 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। उसमें भी ये याद रखें कि जो आपकी पूरे दिन की 2 बुक हैं उनमें से एक बुक ऐसी हो जो आपकी वीक हो, और एक ऐसी बुक रखें कि जो आपके उसमें फंडामेंटल्स थोड़े बेटर हैं। तो उस तरीक़ा से आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर दोनों ही बुक आपको नहीं आती हैं, दोनों की डिफ़िकल्ट बुक चूज कर लोगे तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशंस को लैक करती हैं। तो ये भी प्लानिंग के तहत रखें कि एक बुक जो है टफ रखें जो तुम्हें थोड़ी मुश्किल लगती है, और एक ऐसी बुक रखें जो आपको थोड़ी ईजी लगती है। और ईजी और टफ कुछ नहीं होता, ईजी और टफ सबके अपने अपने परसेप्शन हैं। जो बुक जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं वो आपको ईजी लगेगी सदा, और जो आपको कंसेप्ट जिसके मुश्किल हैं, मतलब जो आपको मुश्किल लगते हैं, जिन कंसेप्टों को आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, तो वो आपको टफ लगेगी। बाकी टफ और ईजी कुछ नहीं होता, सब कुछ रिलेटिव चलता है। तो ये भी ध्यान रखें। साथ साथ ये भी याद रखें कि जैसे ही आप कोई पर्टिकुलर बुक कर लें तो ये भी ध्यान रखें कि पूरी बुक जब आपकी कवर हो जाए 4-5 लेवल से, मैं लगातार बताता रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, पहले बेसिक्स से पढ़नी है, वही पर्टिकुलर बुक तैयार करनी है, फिर ग्रेजुएशन लेवल पर तैयार करनी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर तैयार करनी है, फिर उसकी सिंपल प्रॉब्लम सब सॉल्व करनी है। उसके अलावा लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर लेने हैं सभी, और उसके अलावा हाई लेवल थिंकिंग की प्रॉब्लम सोचनी है। जैसे आपको क्वेश्चंस, आप लास्ट तक पहुँचे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो फिर ये भी सोचें कि उस पर और फर्दर क्या क्या स्कोप बन सकते हैं, या हमने ये चीज़ कैलकुलेट कर ली है, बाकी की और चीज़ें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो भी सदा सोचें कि आगे एग्जामिनर के लिए क्या स्कोप है क्वेश्चंस पूछने का। तो अगर आपने ये सोच रखा, पहले से ही ये कर लिया कि आपने पहले से ही तैयारी कर रखी है कि क्वेश्चंस यहाँ तक इस लेवल तक आ चुके हैं और आगे इस लेवल से आगे एग्जामिनर ये पूछने वाला है, तो फिर आपके लिए राहें आसान हो जाती हैं। तो सदा हाई लेवल थिंकिंग तक ज़रूर जाएँ। मैंने कुछ वीडियो अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर ऑल डॉक्टर ललित कुमार पर कोशिश की है आपको ये बताने की कि प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होती हैं और उन्हें किस तरीक़ा से आप हैंडल करें। पेपर में पहले से ही कैसे गैस लगाएं कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आप इस तरीक़ा से तैयारी करके चलते हैं तो फिर आपके लिए राहें आसान हो जाती हैं। तो तैयारी में ये भी ध्यान रखें। उसके अलावा ये भी याद रखें कि जो हमारे 10 ईयर्स के पेपर हैं या 15 साल के, 20 साल के, जितने भी हमें मैक्सिमम उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जिसे भी हम देने जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर से हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि वही क्वेश्चंस, उनमें डेटा चेंज हो जाते हैं या उनमें कुछ थोड़ी टेक्निक्स चेंज हो जाती हैं, उसी लेवल की जो प्रॉब्लम्स है वो पूछी जाती हैं। पहले जो क्वेश्चंस थे वो सीधे फार्मूला बेस होते थे, अब फार्मूला बेस में थोड़ा सा और 2 स्टेप प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, और आने वाले समय में 3 स्टेप तक प्रॉब्लम्स होंगी। मैं आगे वीडियो बनाऊंगा जिनमें बताऊंगा कि पहले प्रॉब्लम्स कैसे बनती थी, फिर उनके बाद में उनका लेवल किस तरीक़ा से राइज हुआ, और अब जो फ्यूचर में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीक़ा से बनने वाले हैं। तो पहले 1 स्टेप प्रॉब्लम होती थी, सीधे सीधे फार्मूले आते थे, फिर फार्मूलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने लगे, फिर एक ही फार्मूले के आगे एस्पेक्ट आने लगे। पहले एक फार्मूले से एक वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर दूसरा फार्मूला लगा के दूसरा एवोल्यूशन कैलकुलेट करो। तो प्रॉब्लम्स जो है वो कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं, तो उस कॉम्प्लिकेशन को हमें पहले से ही सोच लेना है कि प्रॉब्लम्स कैसे टप की जा रही हैं और उनको किस तरीक़ा से हमें हैंडल करना है। अगर आपने सोचा कि पेपर में ही जाके हम हैंडल कर लेंगे, नई प्रॉब्लम्स आएगी उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहले से ही सोच के चलें तो आपके लिए आसान रहेगा। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा
कि केयरफुली 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करो। कभी भी किसी क्वेश्चन को इस तरीक़ा से ना लें कि पेपर्स का क्वेश्चन उतार लें, उसके बाद में पेपर का सॉल्यूशन ना देखें, अपने आप से क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें और वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक लास्ट तक उसका आंसर आ रहा है। कभी भी जब हम ये है कि सिलेक्शन नहीं लेना होता तो सदा ये सोच लें कि बस सॉल्यूशन देख लें और आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं कि सॉल्यूशन देख लेते हैं जैसे जो दूसरे ने किया है, तो फिर आप कुछ नहीं सीखते। वो तो फिर आपको लगता है कि ये मुझे आ गया, लेकिन वो आता नहीं है। आता वो तभी है जब अपने हाथ से करके देखें। तो जब भी आप क्वेश्चन को करें लास्ट तक पहुँचाएँ और लास्ट तक जब तक कैलकुलेशन पूरी ना आ जाए तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करें। उसके अलावा समय की बाउंडेज को भी समझें कि आप क्वेश्चन को करने बैठ के किसी क्वेश्चन को उसमें 2 घंटे लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका भी कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन जो है वो लिमिटेड टाइम में आपको करना है, क्योंकि जो पेपर आपको वहाँ पे जाके जब हैंडल करना है तो वहाँ आपको लिमिटेड समय मिलेगा, उस लिमिटेड समय में ही पेपर को सॉल्व करना है। तो उसी हिसाब से आपको पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि हमें क्वेश्चंस को करना भी है और लिमिटेड समय में भी करना है। कई बार क्वेश्चंस जब आप 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जिनमें आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस में समय इतना ज़्यादा लग जाएगा कि और जो हमारे जी क्वेश्चन है वो भी रह जाएंगे। तो स्मार्ट प्रिपरेशन जब आप पेपर सॉल्व करें तो उसमें स्मार्ट प्रिपरेशन होती है कि आपको क्या सॉल्व करना है, क्या नहीं करना है, ये भी करना है। और फिर ये भी सोचना है कि प्रॉब्लम्स कौन से पेपर की पहले करनी है, कौन से की बाद में करनी है। जैसे कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनकी प्रॉब्लम्स जी आती हैं, कम समय में हो जाती हैं, तो उनको सदा पहले करना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स थोड़ी हमें पता हो तो जाती है लेकिन कैलकुलेशन बहुत लेंदी होती है उनकी, तो उन्हें थोड़ा क्वेश्चनों को बाद में लेना चाहिए। तो आप सदा ये याद रखें कि ये हमें सीखने को मिलता है जब हम 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करते हैं, तो हम किस तरीक़ा से चीज़ों को लेते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा ये भी याद रखें कि हार्डवर्क की है सक्सेस की। मैं सदा से हर वीडियो में ही कहता रहा हूँ कि हार्डवर्क की है, लेकिन हार्डवर्क अगर आपका राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो फिर वो जो है सफलता है वो आपसे दूर ही रहेगी। तो हार्डवर्क तो हो, लेकिन वो स्मार्ट प्रिपरेशन के साथ में हो। आप पेपर के लेवल के हिसाब से, जो पेपर की डिमांड है, जो समय की डिमांड है, उसके हिसाब से खुद को प्रिपेयर करें। ऐसा ना करें कि आउटडेटेड क्वेश्चनों को करते रहें या ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहें जो पेपर में कभी आने ही वाले नहीं हैं, या उन टॉपिकों को पढ़ते रहें जो आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो आप निश्चित तौर से फिर सिलेक्शन को कहीं ना कहीं दूर रह जाएंगे और सिलेक्शन नहीं कर ले पाएंगे। तो सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है जो आप स्मार्ट प्रिपरेशन में ये सदा याद रखें कि सिलेबस के हिसाब से स्मार्ट प्रिपरेशन होती है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना। स्मार्ट प्रिपरेशन होती है क्वेश्चनों को सॉल्व करना, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। स्मार्ट प्रिपरेशन में आता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ जहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया है, जब क्वेश्चन को लास्ट तक पहुँचा दें तो वहीं पर ये भी सोचें कि फर्दर फ्यूचर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये भी स्मार्ट प्रिपरेशन में आती है। स्मार्ट प्रिपरेशन में ये भी आता है कि जब चीज़ों को पढ़ें तो उसको अंडरलाइन करके पढ़ें, जिससे क्या हो कि जब अगली बार वो पढ़ना पड़े तो अंडरलाइन पॉइंटों पर आपका ध्यान जाए और जल्दी से आपका रिवीजन में आसानी रहे। स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स में ये रहता है कि आप सदा ये याद रखें कि फार्मूलों को साथ के साथ लिखते चले जाएं और अपने फार्मूलों की डे टू डे कॉपियाँ बनाते रहें। सदा ये याद रखें कि फार्मूले जो है की हैं, अगर आपको सारे फार्मूले याद हैं तो आपकी जो राहें 50% कामयाबी आपके पास होती है, क्योंकि सबसे पहले जो आपको फार्मूले याद करने हैं। लगता है हमें कि फार्मूले हमें याद हैं, लेकिन जब कोई दूसरा सुनता है या हमें ही लिखने पड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें भी फार्मूले याद नहीं है। तो फार्मूले जो याद रखना है, डेली कम से कम 1 से 2 घंटे फार्मूलों की प्रैक्टिस करें और लगातार प्रैक्टिस करें। जो आपने पीछे पढ़ लिया है उसको समय समय पर रिवाइज करते रहें। जैसा होता है कि जैसे ही आपने पहली बुक तैयार करके दूसरी बुक पर गए और 15-20 दिन उस बुक में लगे तो पता चला पहली बुक इतने समय में हम पता चला भूलने लगते हैं, तो उसको फिर से भी हमें रिवाइज करना पड़ता है, बार बार रिवीजन देना पड़ता है। तो रिवीजन की है, पीछे की चीज़ों को रिवाइज करें। तो स्मार्ट प्रिपरेशन जो है उस पर सदा ध्यान रखें। मैं अभी कुछ टिप्स दे रहा था स्मार्ट प्रिपरेशन के, तो उन्हें ज़रूर फॉलो करें। साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास हैं टेस्ट पेपर की जो सीरीज हैं उनको ज़रूर लगाएं। जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए, जब आपको लगे कि हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, हमने सब कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, हमने अप्लाइड प्रॉब्लम्स कर लिए हैं, 10 ईयर्स के हमने पेपर सॉल्व कर लिए हैं। और ये भी याद रखें कि अगर आप इनकी तैयारी में हैं, गेट, जेस्ट, बार्क, जेस्ट, टिफर और इन सब एग्जामों की तैयारी में है, नेट की में, तो ये भी करें कि जेम के भी पेपर्स निकाल लें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारे मैं कई बार देखता हूँ कि जेम में से भी क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इसके अंदर जो कोचिंग्स चलती हैं देश के अंदर, उनकी किसी पर्टिकुलर कोचिंग का जो वो है वो प्रोग्राम ले लें और उसे जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर लें। उससे निश्चित तौर से लाभ मिलता है। जब बहुत सारे आप टेस्ट दे लेते हैं तो आपको अपनी तैयारी का पता चलता है कि हमारी तैयारी में कहाँ कहाँ कमी है, तो उससे कमी को फिर आप निराकरण कर पाएंगे। तो ये मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें
इस वीडियो में डिस्कस कर रहा था, जिन चीज़ों पर आप ध्यान रख के आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं 2-3 बातें और जो बहुत ही क्रूशियल आपसे कहना चाहूँगा इस वीडियो के मार्फत, वो ये है कि आप जब तैयारी एक बार शुरू कर दें तो उस तैयारी के फ्लो को लगातार बरकरार रखें। आपकी जो प्रिपरेशंस है वो कम से कम 7 से 8 घंटे डेली होनी चाहिए, और जब पेपर से दूर रहें तो 8 से 10 घंटे जरूर डेली तैयारी करते रहें। सुबह से लेकर शाम तक का अपना शेड्यूल बना के चलें और इतने घंटे जरूर पढ़ते रहें। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जब हम तैयारी करते चलें तो ये भी याद रखें कि लगातार पीछे के जो चीज़ें हैं, मैं लगातार कह रहा हूँ, रिवीजन करते रहें पीछे की चीज़ों को, और बार बार जो है उन्हें रिवाइज करें। तो आपके दिमाग में वो जो चीज़ें हैं, जो आपके फॉर्मूले हैं, जो कंसेप्ट हैं, वो आपके दिमाग में सेटल हो जाएं। तो कई बार आपको जब पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। एक बार अगर तैयारी में लग जाएं तो मैं ख़ास तौर से सीनियर स्टूडेंट से इस वीडियो के मार्फत बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने पीछे से कुछ समय से वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी में लगे हुए हैं, वो पेशेंस रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ जब कॉम्पिटिशन्स की तैयारी को छोड़ते हैं, जब वो सिलेक्शन के बहुत क्लोज होते हैं। मैं वीडियो में अक्सर कहता रहता हूँ, मेरी उन बच्चों के साथ बहुत बड़ी सिंपैथी है, और मैं चाहूँगा कि वो बच्चे अपने पेशेंस को बरकरार रखें, अपने नेगेटिव पॉइंट्सों को देखें कि हमारी कहाँ कहाँ गलतियाँ रह रही हैं, और उन नेगेटिव पॉइंट्सों पर काम करें और फिर आगे सफल हों। तो आप तैयारी करते समय पर तैयारी को बीच में ना छोड़ें। एक बार तैयारी शुरू करने के बाद में, क्योंकि जब आप एफर्ट लगा देते हैं और बहुत सारा एफर्ट लगा देते हैं तो वहाँ तैयारी छोड़ देना बहुत बड़ी हमारी मूर्खता होती है। कभी भी हमें तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि हमें पेशेंस रखना चाहिए उस समय पे। पेशेंस की है सक्सेस की, हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है कई बार, क्योंकि कंपटीशंस में आपकी नॉलेज ही चेक नहीं की जाती, कंसेप्ट ही चेक नहीं किए जाते, आपका पेशेंस भी चेक किया जाता है। तो पेशेंस रखें जब जब हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, और मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से जो ये वीडियो है वो आपको डायरेक्शन भी देगी और इनकरेज भी करेगी आप कॉम्पिटिशन्स क्वालिफाई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।